नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सिर्फ एक आधुनिक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का वो ऐतिहासिक इंजन है जिसने सदियों तक हमारी सभ्यता को नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जमीन की जो ज्ञान, सत्ता और बड़े बड़े बदलावों का केंद्र रही है। मतलब अगर आप इतिहास में गहराई से उतरेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के कुछ सबसे विशाल साम्राज्यों और महान दर्शनों की नींव इसी मिट्टी में रखी गई थी। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की हमारी इस रूपरेखा पर। हम एकदम शुरुआत से चलेंगे, यानी भूगोल से, क्योंकि भूगोल ही अक्सर इतिहास की दिशा तय करता है। इसके बाद हम हजारों साल पीछे जाकर मानव सभ्यता के शुरुआती कदम, आध्यात्मिक जागरण और फिर बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानी को समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे भाग 1 बिहार का एक सामान्य परिचय, भाग 2 प्राचीन युग, भाग 3 धर्म और ज्ञान के केंद्र, भाग 4 मगध साम्राज्य का उदय और अंत में भाग 5 मध्यकालीन उथल-पुथल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बिहार एक सामान्य परिचय। किसी भी जगह के इतिहास की गहराइयों में जाने से पहले जमीन की असलियत को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इस राजनीतिक और भौगोलिक नक्शे को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। हम 94,163 वर्ग किलोमीटर के एक बेहद विशाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर का फैलाव। सच कहूं तो इतना बड़ा विस्तार अपने आप में एक पूरे देश के बराबर की विविधता समेटे हुए है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जगह अक्सर बड़े ऐतिहासिक बदलावों का मंच बनती ही है। और अगर हम इसकी रणनीतिक स्थिति की बात करें तो वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। उत्तर में नेपाल के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड जैसे राज्यों के साथ ये जुड़ा है। आप इसे सिर्फ एक इलाका मत समझिए, यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक चौराहा है। और इसी चौराहे ने सदियों तक व्यापार, कूटनीति और अलग-अलग विचारों के सुचारू प्रवाह को मुमकिन बनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जगह का नाम बिहार ही क्यों पड़ा? दरअसल इस क्षेत्र की पूरी पहचान इसके नाम में ही बड़ी खूबसूरती से छिपी हुई है। बिहार शब्द का उद्भव वास्तव में बौद्ध शब्द विहार से हुआ है। विहार का मतलब होता है मठ या भिक्षुओं के रहने और सीखने की जगह। तो ये नाम ही हमें बताता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र बौद्ध शिक्षा और ध्यान का कितना बड़ा और प्रमुख केंद्र था। है ना कमाल की बात? नाम में ही पूरा इतिहास छिपा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्राचीन बिहार के युग। चलिए अब समय के पहिए को थोड़ा और पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि इस जमीन पर मानव सभ्यता के एकदम शुरुआती कदम कैसे पड़े। यहाँ मानव विकास की एक बहुत ही दिलचस्प और निरंतर कहानी देखने को मिलती है। पूरा पाषाण काल से शुरू करें तो दक्षिणी घाटियों में हमें एकदम शुरुआती पत्थर के औजार मिलते हैं। फिर मध्य पाषाण काल आते आते मुंगेर में कुछ छोटे और बेहतर हथियार सामने आए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज तो नव पाषाण काल की है। चिरान से मिले हड्डियों से बने मशहूर औजार जो पूरे देश में विख्यात हैं। इसके बाद ताम्र पाषाण काल के काले और लाल मिट्टी के बर्तन और अंत में वैदिक या लौह युग, जहाँ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विदेह के उभरने का जिक्र है। ये सब दिखाता है कि कैसे एक सभ्यता यहाँ लगातार आगे बढ़ रही थी। अब हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, धर्म और ज्ञान के केंद्र। यहाँ हम बात करेंगे उन दार्शनिक ऊंचाइयों की जिन्होंने इस मिट्टी को दुनिया के प्रमुख धर्मों का एक पवित्र पालना बना दिया। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये असल में 2 महान आध्यात्मिक विभूतियों की यात्राओं का एक तुलनात्मक नजारा है। जरा सोचिए, एक ही मिट्टी ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के इस महान जागरण को पोषित किया। एक तरफ है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। ज्ञान ऋजुपालिका नदी के तट पर मिला और पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। और दूसरी ओर है गौतम बुद्ध, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ और बोधगया में निरंजना नदी के किनारे उन्हें परम ज्ञान मिला। एक ही समयकाल और 2 ऐसे दर्शन जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इसी आध्यात्मिक सफर से जुड़ा एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला तथ्य आपको बताता हूँ। आज बोधगया में जो पवित्र बोधि वृक्ष आप देखते हैं ना, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था,
आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो आज अपने मूल वंश की चौथी पीढ़ी का पेड़ है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवंत अवशेष है जो हमें उस महान ऐतिहासिक घटना से सीधे तौर पर जोड़ता है। ज्ञान और दर्शन की इन बातों के बाद अब रुख करते हैं सत्ता का। भाग 4, मगध साम्राज्य का उदय। ये वो दौर था जब अभूतपूर्व राजनीतिक और सैन्य शक्ति का केंद्रीकरण शुरू हुआ। यहाँ की राजनीतिक उपलब्धियां आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले वैशाली को ही ले लीजिए। लिच्छवियों ने यहाँ दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया था। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरी दुनिया का पहला। फिर राजगृह, जो मगध की शुरुआती राजधानी बनी। इसके बाद उदयायन द्वारा बसाया गया पाटलिपुत्र, जहां चंद्रगुप्त मौर्य का वो विशाल और मशहूर लकड़ी का महल हुआ करता था। और फिर आता है भाब्रू शिलालेख, जिसमें महान अशोक ने खुद को मगध का सम्राट घोषित किया। ये महज एक राज्य नहीं था, ये विशाल साम्राज्यों का शक्ति केंद्र था। लेकिन जैसा कि इतिहास में हमेशा होता है, स्वर्णिम युग के बाद चुनौतियां भी आती हैं। भाग 5, मध्यकालीन बिहार की उथल-पुथल। प्राचीन साम्राज्यों के बाद अब हम एक हिंसक और बड़े बदलावों वाले दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौर में यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य ने बहुत बड़े और क्रूर सत्ता परिवर्तन देखे। इसे कुछ इस तरह समझते हैं। पहले बख्तियार खिलजी का हमला हुआ, जिसने नालंदा और ओदंतपुरी जैसे दुनिया के महान शिक्षा केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और बिहार शरीफ को तुर्क शासन का केंद्र बनाया। फिर दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने इस इलाके पर कब्जा करके मलिक अलाउद्दीन जानी को यहाँ का पहला सूबेदार बना दिया। और फिर एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ आया 1539 में, जब शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में शक्तिशाली मुगल शासक हुमायूं को हरा दिया और पटना को अपनी मजबूत राजधानी बनाया। ये सारी घटनाएं इस पूरी जमीन की तकदीर नए सिरे से लिख रही थीं। तो इतिहास के इतने पन्ने पलटने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। दुनिया के इस पहले गणतंत्र की मिट्टी में अभी और कितने रहस्य दबे हो सकते हैं, जहाँ का हर पत्थर, हर नदी एक पूरी सभ्यता की कहानी बयां करती है। वहाँ ये सोचना लाजमी है कि अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।